हेलो एवरीवन। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बायो एनर्जी के बारे में। हम पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर इनसे रिलेटेड यूपीएससी प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आ रखे हैं इनको देखेंगे। सो इस वीडियो में जो कंटेंट्स हैं ये आपके सामने हैं। बायोमास एंड बायोमास कन्वर्जन, कंबशन एंड को जनरेशन, बायोमास गैसिफिकेशन, जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल्स और माइक्रोबियल फ्यूल सेल, फिर वेस्ट टू एनर्जी और जो एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं बायोमास पावर के, ये भी हम जानेंगे। उसके अलावा बायोमास एनर्जी इंडिया में इस वक्त कहाँ पर है ये भी हम डिस्कस करेंगे। नाउ एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपके अगर सामने आए कि बायोमास बेसिकली है क्या, तो आपका आंसर होगा कि बायोमास इज़ फ्यूल दैट इज़ डेवलप्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक मटेरियल्स। ये ऑर्गेनिक मटेरियल्स या तो प्लांट से आएंगे या एनिमल्स। जब मैं एनिमल कह रहा हूँ तो यहाँ पे ह्यूमन बींग्स भी हो सकते हैं। तो ये बेसिकली एक रीन्यूएबल और सस्टेनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। बायोमास इज़ यूज फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, हीट प्रोडक्शन और बहुत सारे और इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपके सामने है कहाँ से आपको बायोमास मिलेगा। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? वुड या फिर फॉरेस्ट रेसिड्यूज, वेस्ट फ्रॉम फूड क्रॉप्स प्राइमरली वीट स्ट्रॉ और बिगैस। बिगैस क्या होता है अभी आपको बाद में बताऊंगा जब शुगर केन की बारी आएगी, अभी के लिए ये जान लो। उसके बाद फूड प्रोसेसिंग, फिर एनिमल फार्मिंग, यहाँ पे मैन्योर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर फाइनली ह्यूमन बींग्स भी जब मल त्यागते हैं, जब वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम सीवेज प्लांट्स, ह्यूमन वेस्ट जो होता है, ये सब सोर्सेज हैं बायोमास के। आपके लिए मैंने एक और यहाँ पर ये डायग्राम प्रेजेंट कर रखा है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। नाउ पहले बात आती है बायोमास कन्वर्जन की, ये थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। बायोमास बेसिकली आप किस तरीके से कन्वर्ट करोगे इनटू एनर्जी, इसके वेरियस प्रोसेसेस होते हैं। जो मेन प्रोसेसेस हैं ये मैं आपके सामने लिख देता हूँ। इनमें से दो प्रोसेसेस हैं, थर्मल कन्वर्जन और केमिकल कन्वर्जन। इनके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, पढ़ लेते हैं। Thermal conversion processes uses heat as the dominant mechanism to upgrade biomass into a better and more practical fuel। तो थर्मल कन्वर्जन में हम हीट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे इसके नाम से पता लग रहा है। द बेसिक प्रोसेस इन्वॉल्व आर टोरिफैक्शन, पॉलिलाइसिस और गैसिफिकेशन। ये थर्मल कन्वर्जन में आता है, ठीक है। इसमें आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे बायोमास आप क्रिएट करोगे या फिर इसको आप यूज़ कैसे करोगे। यूपीएससी ये नहीं पूछेगा, बस जो बेसिक्स है कन्वर्जन के ये आपको पता होने चाहिए। फिर अगर हम केमिकल कन्वर्जन की बात करें तो देखिए ये एक ज़्यादा मैं कहूँगा आसान तरीका है कन्वर्ट करने का बायोमास इनटू एनर्जी। अगर आप केमिकल कन्वर्जन करते हैं तो जो आपको एनर्जी मिलती है उसको आप आसानी से स्टोर कर पाओगे, ट्रांसपोर्ट कर पाओगे, इस्तेमाल कर पाओगे। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस है। उसके अलावा ये एक यहाँ पर अच्छा चार्ट है, ये आपके सामने बायोमास है। यहाँ पर इसको कन्वर्ट करने के जो प्राइमरली दो तरीके होते हैं, एक तो है थर्मल कन्वर्जन जो प्राइमरली यूज़ किया जाता है, फिर है बायोलॉजिकल कन्वर्जन। इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक तो होता है एनारोबिक प्रोसेस जिससे आपको मिलेगी मीथेन, और फिर होता है फर्मेंटेशन जिससे आपको मिलेगा एथेनॉल। एथेनॉल के बारे में आपको पता होगा, हम एज ए फ्यूल यूज़ कर रहे हैं। हमारा आइडिया है कि पेट्रोल के साथ हम एथेनॉल को मिक्स करके यूज़ करेंगे। इसके लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी टारगेट सेट किए हैं। तो एथेनॉल से इवेंचुअली आपको एनर्जी या हीट मिलेगी। फिर मीथेन से भी आपको एनर्जी या हीट मिल सकती है। मीथेन कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज ए फ्यूल। फिर अगर हम थर्मल की बात करें तो यहाँ पे पहले तो है डायरेक्ट कंबशन, ये सीधा आपको एनर्जी या हीट देगा। फिर है गैसिफिकेशन, लिक्विफिकेशन और पोलिलाइसिस, इससे आपको वेरियस गैसेस, लिक्विड फ्यूल्स, टार्स, चारकोल मिलेगा। पोलिलाइसिस की अगर मैं बात करूँ तो पोलिलाइसिस से जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं बायोमास कन्वर्जन में वो है चार, टार्स और ऑयल्स, और उसके अलावा गैस ऑफ कोर्स आपको गैसिफिकेशन से भी मिलेगी। सिंथेटिक गैस यहाँ पे काफ़ी अच्छा एग्जांपल है। और फिर कंबशन से आपको सीधा डायरेक्टली मिलता है हीट। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, इनके बारे में आपको बताना चाहिए। अब हम बात करते हैं बायोकेमिकल कन्वर्जन के बारे में। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, इनके बारे में आपको बताना चाहिए। एज बायोमास इज नेचुरल मटीरियल, बायोमास जैसे मैंने आपको बताया सब एग्जाम्पल से नेचुरल मटीरियल ही होता है। मैनी हाईली एफिशिएंट बायोकेमिकल प्रोसेसेस हैव डेवलप्ड in nature to break down the molecules that compose biomass, and many of these biochemical conversions processes can be imitated। हम लोग क्या करते हैं एज ह्यूमन बींग्स, नेचर को देखते हैं कि किस तरीके से नेचर बायोमास को
डिग्रेड करता है और उसको बेसिकली आप कह सकते हैं डिकम्पोज करना स्टार्ट कर देता है। इसी प्रोसेस को हम इमिटेट कर सकते हैं, मतलब कि कॉपी कर सकते हैं। इन मोस्ट केसेस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज टू परफॉर्म द कन्वर्जन प्रोसेस। ये हम बायोकेमिकल कन्वर्जन की बात कर रहे हैं। इसमें आप इस्तेमाल करोगे एनारोबिक डाइजेशन को, फर्मेंटेशन को और कंपोस्टिंग को। फिर होता है इलेक्ट्रोकेमिकल कन्वर्जन। बायोमास कैन बी डायरेक्टली कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाया इलेक्ट्रोकेमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ द मटेरियल। दिस कैन बी परफॉर्म्ड डायरेक्टली इन ए कार्बन फ्यूल सेल। ये एक एग्जाम्पल है, ये किस तरीके से हम इलेक्ट्रोकेमिकल कन्वर्जन कर सकते हैं। फिर ऑफ कोर्स है कंबशन। इससे डायरेक्टली आपको हीट मिलेगी। इन दिस प्रोसेस बायोमास इज बर्न्ड अंडर हाई प्रेशर। जैसे मैंने आपको बताया, कंबशन के अंडर आप बेसिकली बायोमास को बहुत ही हाई प्रेशर में बर्न करोगे इन अ कंबस्टर या फिर एक बॉयलर टू जनरेट स्टीम विच इज़ यूज टू रोटेट अ टर्बाइन। तो ये आपको याद होगा, जब हमने सोलर पावर के बारे में पढ़ा था तो वहाँ पर भी हम काफ़ी बार जो सोलर एनर्जी है उससे हम स्टीम प्रोड्यूस करते हैं और उस स्टीम से हम एक टर्बाइन को घुमाते हैं और वहाँ से हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो सिमिलर यहाँ पर भी हम कर सकते हैं। द एग्जॉस्ट ऑफ द स्टीम टर्बाइन कैन ईदर बी फुली कंडेंस टू प्रोड्यूस पावर और यूज पार्शली और फुली फॉर अनदर यूजफुल हीटिंग एक्टिविटी। आज के टाइम में आप देखें तो बायोमास का दुनिया भर में एक बहुत ही कॉमन रूट होता है हीट प्रोड्यूस करने का, कंबशन। द कंसेप्ट ऑफ साइमल्टेनियस जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्मल एनर्जी इज कॉल्ड को जनरेशन। जब आप एक ही साथ इलेक्ट्रिसिटी भी बनाते हो और थर्मल एनर्जी भी बनाते हो जो पॉसिबल है, तो इसको आप कहोगे को जनरेशन। इट प्रोड्यूसेस टू फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। हाँ, ये याद रखना एग्जाम पर्सपेक्टिव से कि जब आप को जनरेशन कर रहे हो तो हमेशा एक टाइप की जो एनर्जी होगी वो हीट में होगी, दूसरी इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है, ये तभी हम कहेंगे कि को जनरेशन यहाँ पे हो रहा है। को जनरेशन दो टाइप की होती है, एक तो होता है बिगैस बेस्ड और नॉन बिगैस बेस्ड। बिगैस क्या होता है? स्टार्टिंग में भी बात करी थी बिगैस, ये क्या है? बिगैस बाय प्रोडक्ट होता है जो हमको मिलता है शुगर केन, गन्ने से। गन्ने को क्रश करो अच्छे से, आपको बिगैस मिलेगा और ये बहुत ही आसानी से कंबस्टेबल है विद हाई कैलोरीफिक वैल्यू। शुगर इंडस्ट्री बिगैस प्रोड्यूस करती है और ट्रेडिशनली वो प्रैक्टिस कर भी रहे हैं को जनरेशन बाय यूजिंग बिगैस एज ए फ्यूल। विद एडवांसमेंट इन द टेक्नोलॉजी फॉर जनरेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ स्टीम एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, शुगर इंडस्ट्री कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एंड स्टीम फॉर देयर ओन रिक्वायरमेंट्स। तो जिस तरीके से शुगर इंडस्ट्री गन्ना प्रोड्यूस कर रही है, तो इवेंचुअली वो क्या कर सकते हैं कि जो शुगर केन है उससे बिगैस बनाया, बिगैस से जो एनर्जी आ रही है उसी से आगे जो अपने फैक्ट्री के आउटपुट्स हैं वो कंप्लीट कर सकते हैं, वहाँ पे पावर कर सकते हैं अपने ऑपरेशंस को। उसके अलावा सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं जो वो बाद में ग्रिड को बेच पाएँ। तो ये एग्जाम्पल है को जनरेशन का बिगैस। फिर हम बात करते हैं बायोमास गैसिफिकेशन के बारे में। बायोमास गैसिफिकेशन इज ए थर्मोकेमिकल कन्वर्जन ऑफ बायोमास into a combustible gas mixture producer gas through a partial combustion route। तो यहाँ पर बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि बायोमास गैसिफिकेशन किस तरीके से काम करती है। A gasifier system basically comprises of a reactor where the gas is generated followed by cooling and cleaning train which cools and cleans the gas. The clean combustible gas is available for power generation in diesel, genset और 100% producer gas engines। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके बताऊंगा अभी आपको। पहले जो बेसिक्स हैं ये आप समझ लीजिए। बायोमास गैसिफिकेशन आप कह सकते हैं ये प्रोसेस है ऑफ कन्वर्टिंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स बायोमास इनटू गैसेस सच एज कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। ये याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम में पूछते हैं कि बायोमास गैसिफिकेशन से कितनी टाइप की गैसेस आप प्रोड्यूस कर सकते हो विद रियली हाई टेम्परेचर। उससे रिलेटेड अभी क्वेश्चन भी आएगा, वो भी हम करेंगे। फिर हम बात करते हैं कोल गैस के बारे में। ये एक गैसियस मिक्सचर होता है हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड का, प्रोड्यूस बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन दैट इज हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर ऑफ बाइटुमिनस कोल। बाइटुमिनस कोल एक टाइप होता है कोल का, इससे आपको कोल गैस भी मिलेगी। फिर जो बायोमास का गैसिफिकेशन प्रोसेस है उसका एक एग्जाम्पल आपके सामने है। बायोमास गैसिफिकेशन का जो प्रोसेस है इसमें हम pyrolysis प्रोसेस को यूज़ करके गैस प्रोड्यूस भी कर सकते हैं which represents direct thermal decomposition of biomass in a closed chamber and absence of oxygen। ये आपके सामने एग्जाम्पल है गैसिफिकेशन प्रोसेस का। बायोमास यूज्ड इज कोकोनट शेल,
कॉयर, राइस हस्क, वुड। अब यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि बायोमास गैसिफिकेशन प्रोसेस में जहाँ पे हम थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ बायोमास को यूज़ करेंगे, इस प्रोसेस को यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे हम कोकोनट का शेल, कोकोनट का जो आउटर शेल है, उसके अलावा कॉयर, राइस हस्क और वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर जो कंबशन चेम्बर टेम्परेचर है ये वेरी करेगा 400 डिग्री से लेकर 700 डिग्री सेल्सियस तक। रॉ गैसेस प्रोड्यूस्ड बाय पेरोलाइसिस पास थ्रू साइक्लोन सेपरेटर फॉर सेंट्रिफिकेशन। और यहाँ पे आपको मिथेन भी मिल सकती है। इस सब से रिलेटेड यूपीएससी ने प्रीलिम्स 2012 में ये सवाल पूछा था। बायोमास गैसिफिकेशन इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द सस्टेनेबल सॉल्यूशंस टू पावर क्राइसिस इन इंडिया। In this context, which of the following statements are correct? Coconut shells, groundnut shells, rice husk can be used in biomass gasification. Second है कि the combustible gases generated from biomass gasification consist of hydrogen and carbon dioxide only. Third है the combustible gases generated from biomass gasification can be used for direct heat generation but not in the internal combustion engines. तो जैसे मैंने आपको बताया था, सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। हम यहाँ पर बहुत सारी गैसेस प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसमें मीथेन वगैरह बहुत सारी गैसेस आती हैं, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गई। थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है यहाँ पे कि सिर्फ इसको आप यूज़ कर सकते हो हीट जनरेशन के लिए। सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नाउ अब हम बात करते हैं फ्यूल सेल के बारे में। फ्यूल सेल कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को फ्रॉम अ फ्यूल इनटू इलेक्ट्रिसिटी। ये चीज़ आपको याद रखनी है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी फ्रॉम अ फ्यूल टू इलेक्ट्रिसिटी through chemical reaction of positively charged hydrogen ions with oxidizing agent like oxygen. फ्यूल सेल का कॉन्सेप्ट सबसे पहले सामने आया था 1839 में, जब सर विलियम ग्रोव ने इसको इन्वेंट किया था। बाद में इसको रिफाइन किया गया, इसमें कुछ अपग्रेडेशन लाई गई, कुछ चेंजेस लाए गए 1932 में बाय फ्रांसिस बेकन। नाउ फ्यूल सेल ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ धरती पे इस्तेमाल करते हैं। नासा ने स्पेस शटल्स को भी एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए फ्यूल सेल का यूज कर रखा है इन द पास्ट। तो इससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे पॉइंट्स हैं, इसी से क्वेश्चन यूपीएससी काफी बार पूछता है। फ्यूल सेल्स आर बीइंग यूज्ड एज ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी वर्ल्ड वाइड। ठीक है। सेकेंड बात, अ फ्यूल सेल प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिसिटी इन ए मैनर सिमिलर टू ए बैटरी। बैटरी की तरह ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। और लाइक बैटरी अ फ्यूल सेल प्रोड्यूसेस डायरेक्ट करंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बता रहा हूँ। फ्यूल सेल से जो आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी वो ऑल्टरनेट करंट नहीं होगा, वो डायरेक्ट करंट होगा। हाउएवर फ्यूल सेल कैन प्रोवाइड एनर्जी एज लॉन्ग एज फ्यूल इज प्रेजेंट। फ्यूल सेल तब तक एनर्जी प्रोवाइड करता रहेगा जब तक फ्यूल प्रेजेंट है। बैटरी में ऑफ कोर्स आप एक सर्टेन अमाउंट तक एनर्जी को स्टोर भी कर सकते हो, उसके बाद उसको आपको रिचार्ज करने की आवश्यकता है। फ्यूल सेल नॉन रिचार्जेबल है। नाउ फ्यूल सेल में भी एक टाइप है माइक्रोबियल फ्यूल सेल। ये आपके सामने इसका एग्जांपल है। अ माइक्रोबियल फ्यूल सेल इज ए बायो इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस। ये एक बायो इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस है दैट हार्नेसेस द पावर ऑफ रेस्पायरिंग माइक्रोब्स टू कन्वर्ट ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये जो माइक्रोबियल फ्यूल यहाँ पे यूज करते हैं, यहाँ पे ये लोग बायो कैटलिस्ट पर निर्भर करते हैं, मतलब के बैक्टीरिया पर। इससे इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट फैसिलिटेट होती है और इसी के थ्रू जो पूरा प्रोसेस है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का ये आगे बढ़ता है। नाउ ये जो हमने डिस्कस किया है इससे रिलेटेड यूपीएससी प्रीलिम्स 2015 में ये सवाल पूछ लिया था। विद रेफरेंस टू फ्यूल सेल्स इन विच हाइड्रोजन रिच फ्यूल एंड ऑक्सीजन आर यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे आपको बताना है फ्यूल सेल से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। पहली स्टेटमेंट ये है कि प्योर हाइड्रोजन इज यूज्ड एज फ्यूल एंड फ्यूल सेल्स एमिट हीट एंड वाटर एज बाय प्रोडक्ट्स। ओके, देखिए जो हमने अभी स्टडी करी है उसमें आपको पता है कि हम बिल्कुल यहाँ पर प्योर हाइड्रोजन को एज फ्यूल यूज करते हैं और फ्यूल सेल्स एमिट करते हैं हीट और वाटर एज बाय प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू, नो प्रॉब्लम देयर। सेकेंड स्टेटमेंट ये कहती है कि फ्यूल सेल्स कैन बी यूज फॉर पावरिंग बिल्डिंग्स नॉट स्मॉल डिवाइसेस। ऐसी कोई बात नहीं है कि इससे आप लैपटॉप या कंप्यूटर को पावर नहीं कर सकते, सिर्फ बिल्डिंग को ही आप पावर करोगे। तो सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो गई। थर्ड स्टेटमेंट ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था कि फ्यूल सेल यहाँ पे लिखा है कि ऑल्टरनेट करंट प्रोड्यूस करता है, जो गलत बात है। ये डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करता है, तो इसलिए हमारी स्टेटमेंट 3 गलत, स्टेटमेंट 2 गलत। सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए।
नाउ माइक्रोबियल फ्यूल सेल जिसके बारे में हमने बात करी थी, इससे रिलेटेड भी यूपीएससी 2011 में ये सवाल आ गया था। माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स आर कंसिडर्ड अ सोर्स ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी। ऐसा क्यों है? हम माइक्रोबियल फ्यूल सेल को एक सस्टेनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों मानते हैं? पहली स्टेटमेंट ये कहती है, दे यूज लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज कैटलिस्ट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सर्टन सबस्ट्रेट्स। अभी अभी हमने बात करी थी, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर बिल्कुल हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन 1 सही हो गई। और यहाँ पे कैटलिस्ट ज़्यादातर कौन होते हैं? बैक्टीरिया होता है, ठीक है। तो वैसे ऑप्शन 1 अगर सही है तो इससे आपको आंसर मिलेगा नहीं, क्योंकि आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट A, C, D 3 ऑप्शन हैं यहाँ पे, तीनों में ऑप्शन 1 है, मगर इससे आप ऑप्शन बी को एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर सेकंड बात यहाँ पे ये लिखी है, दे यूज वेराइटी ऑफ इनऑर्गेनिक मटीरियल्स एज सबस्ट्रेट्स। ये गलत बात है, हम यहाँ पर ऑर्गेनिक मटीरियल्स को लेते हैं एज सबस्ट्रेट्स, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गई। इसके हिसाब से आप कह सकते हो कि यहाँ पर डी जो ऑप्शन है ये भी गलत। अब हम देख रहे हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन सी के बीच में। ऑप्शन सी हमको ये कहता है, दे कैन बी इंस्टॉल्ड इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स टू क्लेंस वाटर एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल, आप माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स को इस तरीके से भी यूज कर सकते हो कि आप इसको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में डालो, उससे आपका पानी भी साफ होगा और आप इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर पाओगे। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन हो गया सी, स्टेटमेंट 1 and 3 आर करेक्ट। नाउ अब हम बात करते हैं वेस्ट टू एनर्जी के बारे में। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। द इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड चेंजेस इन द पैटर्न ऑफ लाइफ विच accompany the process of economic growth give rise to generation of increasing quantities of waste leading to increased threats to the environment। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। जिस तरीके से अर्बनाइजेशन हो रही है, लाइफ जीने का पैटर्न चेंज हो रहा है, इस सब से हम लार्ज क्वांटिटी में वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिससे एनवायरनमेंट को काफ़ी हद तक खतरा है। अगर ये वेस्ट प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया गया और इसको हम ऐसे ही डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, तो इससे एनवायरनमेंट को काफ़ी लॉस होगा। इससे क्या होगा कि पहली बात तो लैंड पॉल्यूट होगा, वाटर पॉल्यूट होगा, उसके बाद ये सब जो पॉल्यूशन है ये ह्यूमन बॉडी के अंदर आएगा फूड चेन के थ्रू, जिससे बीमारियों के फैलने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगे और इवेंचुअली लैंडफिल्स भी ओवरबर्डन हो जाएंगी। तो दिस इज़ अ बिग इशू। तो यहाँ पे आता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ बायोगैस। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ बायोगैस, हीट और पावर कैन बी ए बोनस विच इम्प्रूव्स वायबिलिटी ऑफ वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट्स। तो इसमें हम क्या करेंगे, वाइल इंसनरेशन एंड बायोमेथनेशन are the most common technologies, pyrolysis and gasification are also emerging as preferred options। इससे बेसिकली हम वेस्ट को कलेक्ट करके एक प्लांट में ले जा सकते हैं और उस प्लांट में बायो एनर्जी का यूज़ करके इसको फ्यूल, गैस या इलेक्ट्रिसिटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम ओवरऑल एडवांटेजेस देखें बायोमास पावर के, तो ये आपके सामने है। बायोमास इज वाइडली अवेलेबल रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इट इज़ कार्बन न्यूट्रल, इट रिड्यूसेस दी ओवर रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल से ये कम एक्सपेंसिव है। बायोमास प्रोडक्शन सप्लीमेंट्स रेवेन्यू फॉर मैन्युफैक्चरर्स एंड कल्टीवेटर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था शुगर केन बिगैस का एग्जांपल है। उसके अलावा सिंस हम यहाँ पे वेस्ट को भी एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इससे जो लैंडफिल्स है, बेसिकली ज़मीन के अंदर जो हम कचरा दफनाते हैं उसको छुपाने के लिए, उसको बस टू गेट रिड ऑफ इट, ये भी हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं, क्योंकि हम उस गार्बेज का यूज़ कर सकते हैं टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। मगर ये सब सुनने में अच्छा लगता है, प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि बायोमास एनर्जी इतनी एफिशिएंट नहीं है एज फॉसिल फ्यूल्स। क्योंकि देखिए, पहली बात तो ये यहाँ पे जो बायोमास प्लांट्स है उनको इस्टेब्लिश करने में आपको काफ़ी स्पेस चाहिए, काफ़ी जगह चाहिए, और जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है स्पेस की भी यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम है। उस सब के अलावा बायोमास की वजह से डिफॉरेस्टेशन भी हो सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें बायोमास एनर्जी इन इंडिया के बारे में, तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आप एग्जाम में यूज़ कर सकते हैं। द करंट अवेलेबिलिटी ऑफ बायोमास इन इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 500 मिलियन मैट्रिक टन्स पर ईयर। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी ने एस्टिमेट किया है कि सरप्लस बायोमास अवेलेबिलिटी ऑफ 120 to 150 million metric tons per annum covering agriculture and forestry residues corresponding to potential of around 18 गीगावाट। तो 18 गीगावाट का पोटेंशियल आने वाले टाइम में हमको दिख सकता है। उसके अलावा 5 गीगावाट एडिशनल हम पावर जनरेट कर सकते हैं बिगैस से। ये ऑफ कोर्स इसमें जो शुगर मिल्स हैं जो हमारे देश की करीब 550, उनको भी यहाँ पे सहयोग देना होगा। उसके अलावा कुछ यहाँ पर डेटा है, ये डेटा वेल टू बी ऑनेस्ट
बहुत ही जल्दी चेंज हो जाता है हर साल। तो मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि जो मैं डेटा यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ ये आप एग्जाम में ये लिख देना। उस वक्त जो अपडेटेड डेटा होगा वो आप लिख सकते हैं। ये बेसिकली ये बताता है कि इंडिया की जो ग्रिड कनेक्टेड है टू बायोमास पावर आज के टाइम में कितनी है। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर ऑन बायोमास एनर्जी।